तीन अमीर दो गरीब बहू का गृह प्रवेश। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अरे अगर इस घर के अंदर अमीर बहू आएगी तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। इतना दहेज लेकर आएगी कि हमें फिर कभी कई समय तक कुछ खरीदने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। अरे भगवान से डरो सावित्री, तुम इतनी लालची हो कि मैं क्या बताऊं। अरे लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच मत करो। पता नहीं कब तुम्हारी अमीर बहू तुम्हारे साथ क्या करे। तुम लालच के चलते उनसे अपने बेटों की शादी तो करवा दोगी, लेकिन आगे के बारे में कभी सोचा है क्या? वो इस घर को संभालने लायक होगी या नहीं? आप ऐसी बातें क्यों करते हो भला? हमारी बहुओं को हम जैसा सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेंगी। मैं तो कहती हूँ हमारे पास बेटे हैं और पांचों की शादी अमीर खानदान में ही होनी चाहिए। अरे दोनों बड़े बेटों की शादी तो मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ। उसकी दो बेटियां हैं और दोनों ही बहुत संस्कारी हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन दोनों की शादी हमारे दोनों बड़े बेटों से हो। ये मेरा आखिरी फैसला है, इसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं सुनने वाला। ऐसा कहने के बाद देवानंद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सावित्री अपने आप से कहती है, अरे हाँ, जाओ करवा लो अपने बड़े बेटों की शादी उन गरीब लड़कियों से, लेकिन मैं अपने तीन बेटों की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी, जो कि बहुत अमीर होगी और इस घर को माला माल कर देगी। सावित्री अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढती है और देवानंद अपनी पसंद की लड़कियों से अपने दोनों बड़े बेटों का रिश्ता तय कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सावित्री और देवानंद के 5 बेटों की शादी हो जाती है और देवानंद अपनी 5 बहुओं को अपने बेटों के साथ घर ले आता है। सावित्री घर के दरवाजे पर पूजा की थाली लेकर खड़ी होती है और अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करने के साथ ही कहती है, अरे वाह वाह वाह, कितनी सुंदर हो तुम तीनों, बिल्कुल दूध से धुली हुई। इतनी सुंदर और प्यारी बहुएं तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। भगवान तुम्हारी जैसी बहू किसी को ना दे, केवल मुझको ही दे। सावित्री अपनी पसंद की बहुओं की बहुत तारीफ करती है, लेकिन वो एक बार भी देवानंद की पसंद की हुई लड़कियों के बारे में जरा भी कुछ नहीं कहती। अरे माँ बस करो, और कितना मक्खन लगाओगे अपनी इन प्यारी बहुओं को। अब इन्हें अंदर भी ले जाओ, क्योंकि अभी आगे की भी और रस्में पूरी करनी है। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो बहुओं, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करती हूँ। सावित्री अपनी तीनों बहुओं की आरती उतारती है और उन्हें चावल का कलश देती है ताकि वे उसे उड़ेल कर घर के अंदर प्रवेश करें। घर के अंदर आने के बाद सावित्री उन्हें सिंदूर से भरे हुए पानी की एक थाली देती है, जिसमें वो तीनों अपने पैरों को छपकर घर के अंदर आ जाती हैं। लेकिन सावित्री अपनी 2 बहुओं की तरफ एक बार भी नहीं देखती और ना ही उनका अच्छे से घर प्रवेश करती। वो दरवाजे के पास ही खड़ी रह जाती है। अरे बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? चलो चलो, इस घर को अपना ही समझो। देवानंद अपनी दोनों बहू को घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद सावित्री केवल अपनी अमीर बहुओं के बारे में ही बातें करती है और सभी मेहमानों को अपनी अमीर बहुओं से ही मिलवाती थी। वो किसी भी कार्य या किसी भी रस्म में अपनी गरीब बहुओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की काबिल बहू तो मेरी पसंद की बहू ही है। अरे सावित्री, इतना घमंड मत करो। एक दिन तुम्हारा ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। एक दिन तुम्हें ये तुम्हारी अमीर बहुएं लात मारकर इस घर से निकाल देंगी और फिर तुम्हें असलियत में अकल आएगी। अरे ऐसा दिन आने तो मैं दूंगी ही नहीं, ऐसी तो मैं नौबत भी नहीं आने दूंगी। देखना तुम, मैं अपनी तीनों अमीर बहुओं के चलते तुम्हारी इन गरीब बहुओं को इस घर से निकाल फेंकूंगी। सावित्री को अपने अमीर लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन उसकी अमीर बहू पहले दिन पर ही अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। यहाँ कोई एसी चला दो यार, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं किन गरीबों के यहाँ मेरे माता पिता ने शादी करवा दी है मेरी। छी छी छी, जरा इन लोगों को तो देखो, इन लोगों के कपड़े कितने बदबूदार हैं और बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं हैं। हम यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। काश मेरी शादी किसी अमीर घराने में होती। अरे इन लोगों से ज्यादा तो हमारे नौकर अमीर हैं। मुझे लगता है पिताजी की मती मारी गई थी जो हमें इस घर में भेज दिया। ये सुनकर सावित्री को थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन वो नजरअंदाज करते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है,
ओहो बहू, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे रहने का सारा बंदोबस्त कर रखा है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आती हूँ। सावित्री ने अपनी अमीर बहुओं के आने से पहले ही उनके कमरे अच्छे खासे बनवा दिए थे, जिसके चलते वो अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ आती हैं। वहीं दूसरी तरफ देवानंद अपनी पसंद की लाई हुई बहुओं को कहता है, अरे जानता हूँ कि तुम्हारी सास ने अच्छे से तुम्हारा स्वागत नहीं किया और ना ही सही से गृह प्रवेश किया, लेकिन चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारी सास को अकल आ ही जाएगी और वो सही और गलत में फर्क समझ जाएंगी। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? वो हमारी माँ जी हैं। शायद अभी उन्हें हमें समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ पिताजी, हम अपनी सास की हर नखरों को झेल लेंगे। सलोनी और रूपा बहुत ही साफ दिल की होती हैं। वो अपने दिल में कभी किसी को लेकर काला नहीं रखती। वहीं दूसरी तरफ राधिका, अनु और अंजलि तीनों ही बहुत ज्यादा घमंडी होती हैं। वो हमेशा अपनी सास को पैसों की तानाशाही दिखाती रहती हैं। अरे माँ जी, इस घर में इतनी गंदगी क्यों है? मुझे गंदगी से सख्त एलर्जी है। हमारे घर में अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती तो मैं नौकरों को बेल्टों से मारा करती थी। अरे बहू, तू नाराज क्यों होती है? मैं ये सारी धूल मिट्टी अभी साफ करवा देती हूँ। सावित्री रूपा को बुलाती है और उससे घर की साफ सफाई करवाने लगती है। रूपा और सलोनी दोनों ही अपनी सास का बताया हुआ कोई भी काम नहीं टालती और वो सारे काम चुपचाप करती हैं। लेकिन धीरे धीरे अनु, राधिका और अंजलि सावित्री के ऊपर अत्याचार करने लगती हैं। वो उसे कई जली कटी बातें सुनाने लगती हैं, यहाँ तक कि वो तीनों प्रॉपर्टी के पेपर भी अपने नाम करवाने लगती हैं। देखो माँ जी, आपके मरने के बाद तो ये सारी प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम ही होने वाली है, तो क्यों ना आप मरने से पहले ही इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम कर दो। हाँ माँ जी, वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है। अगर आपने इन पर साइन नहीं किया तो हम तीनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। फिर मत कहना कि हमने तुम्हें पहले बताया नहीं। नहीं बहू, ऐसा मत करो। इस घर को छोड़ने की सोचना भी मत। मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। ऐसा सोचकर सावित्री दस्तावेजों पर साइन करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ रूपा और सलोनी आ जाती हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। आप इन तीनों के बारे में नहीं जानती हो। ये सिर्फ अमीर होने का दिखावा कर रही हैं। तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी तीनों अमीर बहुओं के नाम करने जा रही हूँ और वो तुम दोनों से बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लेनी चाहिए। उसके बाद आप जो फैसला लोगी, हम आपके साथ हैं माँ जी। रूपा ऐसा कहकर अपनी सास को रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिस रिकॉर्डिंग के अंदर उसकी तीनों चालाक बहुओं के बारे में होता है। वो आपस में सावित्री को घर से बाहर निकालने का प्लान बना रही होती हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सावित्री की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। तुम सही कहती हो। ये तीनों शुरू से ही मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। मेरी आंखें खुल नहीं पाई। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहू। तुम्हारी गरीबी के चलते मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। नहीं माँ जी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी माँ जैसी हो। बस हम यही चाहते हैं कि आप हमें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लो, और इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। सावित्री अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी गरीब बहुओं के नाम कर देती है और उस दिन के बाद से वो अपनी अमीर बहुओं की अकल अच्छे से ठिकाने लगाती है। वो घर के सारे काम अपने अमीर बहुओं से करवाती हैं, जिसके चलते उन तीनों को अच्छा खासा सबक मिलता है और उनके मन में लालच निकल जाता है। माँ जी, बस कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे माँ जी। इस घर को हम अपना घर समझ कर रहेंगे। हम तीनों को माफ कर दो माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सावित्री उन तीनों को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से उनकी पांचों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे सानिया, तुम क्या पहन रही हो? देखो, मैंने तो ये पहना है। कैसा लग रहा है मुझ पर? तुम्हारी ये शॉर्ट ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मेरी बताओ, क्या मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है? हाँ, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे हम दोनों पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में भी जाना है। सानिया और निकिता दोनों तैयार होकर पार्टी में जाने वाली होती हैं। तभी उनके जाने से पहले उनकी माँ हेमलता आ जाती है।
हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या पहना है? अगर कोई तुम्हें ऐसे कपड़े पहने हुए देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। चलो जाओ अपने कपड़े बदल लो। आपको लगता है कि हम आपकी बात मानेंगे? पता है कितनी मुश्किलों से हम ये सारी ड्रेसेस मिली हैं। माँ, अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं और अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, इसलिए आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सानिया और कनिका दोनों बहनें महंगे महंगे कपड़े पहनकर निकल जाती हैं, लेकिन उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता। माँ, परेशान क्यों होती हो? चलो आप बैठ जाओ, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। रुचिका रसोई में जाकर सारे बर्तन देखती है, लेकिन किसी में भी खाने का कुछ नहीं होता। जिसके बाद रुचिका मायूस होकर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। तभी हेमलता अपनी छोटी बेटी से कहती है, जानती हूँ घर में राशन खत्म हो गया है, लेकिन तेरी बड़ी बहनों को जरा भी ये सब नहीं दिखता। बेटी, मुझे माफ करना, मैं तेरे पेट लायक भी कमा नहीं पाती हूँ। अरे माँ, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। रुचिका बर्तन उठाती है और नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहां वो नदी से पानी भरती है और उसे अपने सिर पर रख लेती है। जिसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे रास्ते में एक बुजुर्ग औरत नजर आती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्या आपसे ये बोझा उठाया नहीं जा रहा है? अरे बिटिया, क्या बताऊं, अब बुढ़िया हो गई हूँ, इन बूढ़े टांगों से चला फिरा भी नहीं जाता, बोझा कैसे उठाऊंगी? रुचिका को उस बूढ़ी औरत के ऊपर दया आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी पानी का बर्तन नीचे रख देती है और उस बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उसके घर छोड़ आती है। इस पूरे गांव में कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कितने लोगों ने मुझे देखा और मेरी परेशानी को कोई नहीं समझा, लेकिन तू बेचारी बच्ची मेरी परेशानी को समझी और मेरा सारा सामान लेकर मुझे घर छोड़ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुचिका की मदद के बदले में बूढ़ी औरत उसे 50 रुपए का नोट दे देती है, जिसके बाद रुचिका पैसे लेकर और पानी लेकर वापस घर लौट आती है। रुचिका उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत राशन का सामान डलवा लेती है और अपनी माँ को खाना बनाकर देती है। अरे बिटिया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए घर का राशन डलवाने के लिए? अपनी माँ की ये पूछने पर रुचिका उसे पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर हेमलता को अपनी बेटी के ऊपर बहुत फक्र होता है। वो दोनों खाना खाती हैं और सो जाती हैं। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं। आधी रात के समय सानिया और कनिका पार्टी से घर वापस लौट आती हैं। आज कितना मजा आया, ऐसी पार्टी रोज रोज देखने को थोड़ी मिलती है। हाँ हाँ, ये तो है ही। और तुम्हें पता है, पूरी पार्टी में सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे। हमने इतने प्यारे कपड़े जो पहने हैं। एक दूसरे से बातें करते करते उनकी नजर रसोई की तरफ पड़ती है, जहाँ उन्हें राशन का कुछ सामान नजर आता है। अरे वाह, देखो तो जरा, लगता है घर में राशन का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। माँ को पैसे मिल गए होंगे उनकी मालकिन से, तभी तो दोनों की दोनों खा पी कर आराम से सो रही हैं। लेकिन चिंता मत करो, इनके सोने का थोड़ा फायदा तो हम उठा ही सकते हैं। सानिया और कनिका दोनों ही अपनी बेचारी माँ की खाट के चारों तरफ हाथ से टटोल कर पैसे ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी नजर नहीं आता। 1 रुपया भी इनके पास नहीं मिला। लगता है इन्होंने पैसे छुपा दिए हैं। अरे हमसे पैसे छुपा कर भी क्या मिल जाएगा? कल सुबह होते ही इनके सारे पैसे हम ले लेंगे और फिर बढ़िया सी पार्टी करेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आएंगे। सानिया और कनिका ऐसा सोचकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, हेमलता सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करती है और सूर्य को जल चढ़ाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। तभी कनिका और सानिया भी नींद से जाग जाती हैं और सुबह उठते ही वो अपनी माँ हेमलता के सिर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। लाओ, हमें कुछ पैसे दे दो। हे भगवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? मैं सब जानती हूँ माँ, आपके पास पैसे हैं तभी तो आप घर का राशन लेकर आई हो, वरना अगर पैसे नहीं होते तो राशन कहाँ से लेकर आती? तुम्हारी छोटी बहन रुचिका ने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी, जिसके चलते उस बूढ़ी औरत ने कुछ पैसे दिए थे तुम्हारी छोटी बहन को, और वो अपने बारे में ना सोचकर इस घर के लिए राशन ले आई। तुम मुझसे बड़ी हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इसका मतलब आपके पास कोई पैसे नहीं है। हमारी छोटी बहन रुचिका के पास पैसे हैं, हम उसी से पैसे ले लेंगे। कनिका और सानिया अपनी छोटी बहन रुचिका की सारी जेब तलाशती हैं, जिनके अंदर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो दोनों उन पैसों को लेकर छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं।
मैंने कितनी कोशिश की अपनी दोनों लड़कियों को अच्छे संस्कार देने की, लेकिन मेरी दोनों लड़कियां एकदम बिगड़ैल निकली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बेटे पैदा नहीं किए। अगर बेटी की जगह मेरे बेटे होते तो वह तो मेरा और भी बुरा हाल कर देते। माँ, आप रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो माँ। रुचिका अपनी माँ को चुप करवाती है, जिसके बाद वो अपने घर के सारे काम करती है और जंगल की लकड़ियां काटने चली जाती है। लकड़ियां काटकर वो बाजार में बेचती है। वहीं दूसरी तरफ सानिया और कनिका क्लब की पार्टी में एंजॉय कर रही होती हैं। लेकिन तभी कुछ लड़के उनके छोटे कपड़े देखकर उनके पास आते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं। क्या चिकनी कमरिया है, बिल्कुल रसमलाई। और चल भाई, इन दोनों के पास जाकर ही डांस करेंगे। अब तो हम दोनों। वो दोनों सानिया और कनिका के पास जाकर डांस करने लगते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं, जिसके चलते सानिया और कनिका को गुस्सा आ जाता है। मुझसे दूर हट जाओ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही एक लड़की के साथ चिपक कर डांस करने में? अरे हमें शर्म क्यों आएगी? तुम खुद को जरा देखो। तुम्हारी जैसी लड़कियां जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में आती हैं, अब हम जैसे लड़कों का मनोरंजन करने के लिए ही तो आती हैं। तभी हेमंत कनिका को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते सानिया हेमंत को एक जोरदार तमाचा मारती है। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। चल भाई, आज इन्हें मर्द का असली दम दिखाते हैं। हेमंत और रेहान सानिया और कनिका के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। क्लब में मौजूद सभी लोग उनका तमाशा देख रहे थे। तभी वहां रुचिका आ जाती है और पुलिस वालों से उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करवा देती है। अरे दीदी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ फंस गए हैं और हमारे साथ ये लड़के बुरा बर्ताव कर रहे हैं? मैं बाहर बाजार में लकड़ियाँ बेचने आई थी और मैंने तुम्हें इस क्लब के अंदर जाते हुए देखा। जब मैं लकड़ियाँ बेचकर वापस जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ ले लूं। लेकिन मैंने देखा ये गुंडे आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। सही मौके पर अपनी बहन को अपने साथ खड़ा देख सानिया और कनिका को खुशी मिलती है, जिसके बाद रुचिका अपनी दोनों बहनों को अपने घर ले आती है। अपना मुंह काला करवा कर अब क्यों यहाँ चली आई हो? चली जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सानिया और कनिका दोनों हेमलता के पैर में गिर जाती हैं और अपनी गलती की माफी मांगने लगती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद आप जो कहोगी हम वही करेंगे और कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। हमें समझ आ गई है माँ, हमें माफ कर दो। हेमलता अपनी दोनों लड़कियों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से सानिया और कनिका दोनों ही अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अच्छे से रहने लगती हैं और कमा कर अपनी माँ को सहारा भी देती हैं।